हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, राम राम सब ने साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ये टॉपिक जो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ, एसपीसी। ये टॉपिक और इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। मैं आप सबको किसी को भी रिक्वेस्ट नहीं करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज ये सब चीज़ें ना सब अगर ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपना मीन लगने लग जाता है। तो जहाँ पे मीन आ जाता है वहाँ पे आप कभी भी अच्छी चीज़ को नहीं बना सकते हो। सो मैं ट्राई करूँगा जितनी अच्छी टॉपिक्स को बता सकूँ उतना आपको क्लियर करूँगा। आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ, सबसे हॉट टॉपिक होता है प्रोसेस में। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसको अपने यहाँ यूज़ करती है, जो कि है एसपीसी। एसपीसी स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटेजिक प्रोसेस कंट्रोल। आप सबने सुना होगा, इंडस्ट्री में हर कोई ऑडिटर हो, कस्टमर हो, हर कोई आके बड़ी बड़ी बातें करता है जो कि एसपीसी होता है। लेकिन अभी भी काफ़ी हद तक काफ़ी लोग हैं जो कि एसपीसी को समझ नहीं पाए हैं। अगर इसको समझ नहीं पाए तो इसको इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाया है। वो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन आपके एक्सेल शीट्स में रहता है। बेटर है कि उसको समझें, उसको रियल में इम्प्लीमेंट करें। आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी, प्लस आपकी इंडस्ट्री, जो कंपनी जहाँ पे भी आप काम करें, उसका भी बेनिफिट होगा। एसपीसी मतलब आप सबको पता होगा, फुल फॉर्म इसका स्ट्रेटेजिकल प्रोसेस कंट्रोल होता है। और अगर इसको मैं बात करूँ तीन में, तो इसको बोल सकते हो आप डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। अगर फॉर्मूला इसका अगर कोई बनाना चाहे तो ये हो सकता है वॉइस ऑफ प्रोसेस, दैट इज वीओपी डिवाइड बाय वीओसी इक्वल्स टू 1। आप देखोगे वीओसी जो कि वॉइस ऑफ कस्टमर है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। वीओपी जो कि वॉइस ऑफ प्रोसेस, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। जितना आप प्रोसेस को इम्प्रूव करोगे उतना आपका वीओसी, दैट इज वॉइस ऑफ कस्टमर, इम्प्रूव होगा और 1 के इक्वल आएगा। हमें जो मेन मकसद है हमारा, वो है वॉइस ऑफ कस्टमर को खुश रखना थ्रू आवर प्रोसेस कंट्रोल। पर्पस ऑफ एसपीसी क्या हुआ? इंक्रीज द वॉइस ऑफ प्रोसेस एंड इम्प्रूव द प्रोसेस। लगा देंगे चक्के। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ क्वालिटी गुरु। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1945 के अराउंड, तो हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर बम को गिरा दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ था। और कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद अमेरिका को लगा कि हमने कुछ ज़्यादा ही गलत कर दिया है, तो हमें जापान को वापस डेवलप करना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने वहाँ से ना काफ़ी इंजीनियर्स, काफ़ी मैथमेटिशियन, काफ़ी स्टैटिस्टिशियंस को, इंटेलेक्चुअल लोगों को वहाँ भेजा था, जिससे कि जापान वापस खड़ा हो सके। तो वहाँ पे जापान की जो इंडस्ट्रीज थी वो स्ट्रगल कर रही थी अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी को लेकर। जैसे इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होते गए तो वहाँ पे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल पैदा हुए। वो इंटेलेक्चुअल जो थे, उनमें से काफ़ी लोगों को हम क्वालिटी गुरु के रूप में जानते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ क्वालिटी गुरुस आपने सुने भी होंगे, जैसे डेमिंग साहब का नाम आपने पक्का ही सुना होगा, जुरान का सुना होगा, इशिकावा डायग्राम जो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फेमस डायग्राम है, ये सुना होगा। टागुची का अगर आपने सुना, अगर आप डीओई, दैट इज डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट टॉपिक पे पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे ना। क्रॉस बाई शायद सुना होगा आपने, और सिंगो जी को भी सुना होगा आपने। ये कुछ क्वालिटी गुरुस हैं जिनको माना जाता है कि इन्होंने कुछ ऐसी ऐसी टेक्निक्स, ऐसे ऐसे टूल्स को बनाया है जिससे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इम्प्रूवमेंट को लाया जा सकता है। चलते हैं आगे। अगर कोई आपसे पूछता है कि एसपीसीओ किस कंपनी ने सबसे पहले इन्वेंट किया, फोर्ड आप ले लेना बिना सोचे समझे। फोर्ड इज द फर्स्ट कंपनी विच यूज द एसपीसी इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। अगर मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट कंट्रोल और प्रोसेस कंट्रोल की, दो डिफरेंस हैं यहाँ पे, कुछ मैंने मेंशन किए हैं। जैसे कि प्रोडक्ट कंट्रोल बेसिकली आउटपुट को कंट्रोल करना होता है, प्रोसेस कंट्रोल आपके प्रोसेस इनपुट को कंट्रोल करना होता है। प्रोडक्ट कंट्रोल आपकी सैम्पलिंग प्लान को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस कंट्रोल आपकी कंट्रोल चार्ट को मॉनिटर करता है। प्रोडक्ट कंट्रोल में आपका प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक आते हैं और प्रोसेस कंट्रोल में आपके वेरिएशंस इन प्रोसेस आते हैं। प्रोडक्ट कंट्रोल में डिसाइड होता है कि प्रोडक्ट ओके है या एनजी है, एंड प्रोसेस कंट्रोल में आपका फोकस होता है कि
एनजी प्रोजेक्ट जनरेट ही ना हो, बने ही ना। चलते हैं आगे की ओर। देखिए यहाँ पे मैंने एक ब्लू कलर की मैनुअल दिखाई है, एसपीसी सेकेंड एडिशन। सो अभी लेटेस्ट इंडस्ट्री में एसपीसी की सेकेंड एडिशन को फॉलो किया जा रहा है। सो आप ये मैनुअल्स को खरीद सकते हैं, ऑनलाइन बाई कर सकते हैं ब्लू कलर्स में। आप देखोगे ये ना ब्लू कलर्स में दी गई है, मतलब AIAG। ब्लू कलर स्टैंड्स फॉर, रिफ्लेक्ट करता है AIAG को। अगला क्वेश्चन अगर कोई आपसे पूछता है कि IATF 16949 में किस क्लॉसेस में एसपीसी के बारे में दिया गया है, तो यहाँ पे 3 क्लॉज मैंने मेंशन किए हैं, जो कि है 9.1.1.1, 9.1.1.2 एंड 9.1.1.3। सो आगे चलते हैं, जानते हैं AIAG के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्लू बुक्स या ब्लू मैनुअल्स अगर जहाँ पे मिलेंगी, वो उसका मतलब होता है AIAG। AIAG बेसिकली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप होता है। AIAG इनिशियली डेवलप किया गया था US की 3 ऑटोमोटिव कंपनी, दैट इज़ फोर्ड, जनरल मोटर्स एंड क्रिसलर ने। सो पहले क्या होता था, अमेरिका में बहुत सारी ऑटोमोटिव कंपनीज थी। सो वहाँ पे ऑटोमोटिव कंपनीज क्या करती थी, एक जो उनके टायर 1 टायर 2 सप्लायर थे वहाँ जाते थे और अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को बताते थे। सो सप्लायर बड़ा कंफ्यूज हो जाता था। अगर सप्लायर के यहाँ फोर्ड आ रहा है, सो फोर्ड आएगा तो उसको बड़ी कन्फ्यूजन होती थी, यार अभी फोर्ड आ गया है तो फोर्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्क इंस्ट्रक्शंस लगाओ, फोर्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से WIs लगाओ। अब GM आ जाएगा कल तो GM के हिसाब से लगाओ। सो ये कन्फ्यूजन क्या है, OEMs को भी कन्फ्यूज होने लग गया। सो टायर 1 टायर 2 ने बैठे, उन्होंने बताया कि OEMs ये हमें इश्यूज आ रहे हैं, ये डिफ़िकल्टी आ रही है। तो OEM ने इन प्रॉब्लम्स को समझा और उसको रिजोल्व करने के लिए उन्होंने मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जिसका नाम है AIAG। सो AIAG अलग अलग मैनुअल्स निकालता है, अलग अलग स्टैंडर्ड्स में भी पार्टिसिपेट करता है। सो बहुत ज़्यादा रोल है, अगर ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड्स में अगर बात की जाए तो इसका बहुत ज़्यादा रोल है। मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स, मैक्सिमम मैनुअल्स में इनका रोल्स आता है। अगर मैं बात करूं आगे एसपीसी की, तो एसपीसी में आपको ये फॉर्मूलेस कुछ पता होने चाहिए, जैसे कि मीन क्या होता है। मीन होता है आपके सभी जो वैल्यूज हैं उनको प्लस कर दीजिए, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि अगर 10 हैं तो 10 आपके ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगे। मोड क्या होता है, जो कि बीच सेंटर वैल्यू होती है उसको मोड बोला जाता है। यहाँ पे अगर ऑड हो तो वो उसमें +1 डिवाइड बाय 2 हो जाता है, अगर इवन हो तो उसको ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। एंड मोड के अंदर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशंस, जो वैल्यू आपकी सबसे ज़्यादा यूज़ की जा रही है वो आपको मोड में ले सकते हो। जनरली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में मीन का यूज़ किया जाता है, तो हम मीन को ही ज़्यादा देखेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि एक प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है और एक प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या होता है। जनरली आपने देखा होगा IATF ऑडिटर्स ये पूछ भी लेते हैं कि क्या बता सकते हैं व्हाट इज़ प्रोसेस कंट्रोल, व्हाट इज़ प्रोसेस कैपेबिलिटी। सो प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल चार्ट्स को बोलते हैं बेसिकली। अगर आपके कंट्रोल चार्ट्स को कैसे हम प्रोसेस कंट्रोल्स में बता सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगर कोई आपसे पूछता है कि इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कितने टाइप के वेरिएशंस हो सकते हैं, सो आपको बताना है 2 टाइप के वेरिएशंस। कौन कौन से वेरिएशन, एक होता है स्पेशल कॉस्ट ऑफ वेरिएशन, एक होता है कॉमन कॉस्ट ऑफ वेरिएशंस। सो जो अल्टीमेटली एम होता है इंडस्ट्री में हमारा, वो होता है कि हम स्पेशल कॉस्ट को एलिमिनेट कर सकें, सिर्फ हमारे प्रोसेस में ओनली कॉमन कॉस्ट ऑफ वेरिएशन प्रेजेंट हो। सो वो कैसे कर सकते हैं, आप कैसे बता सकते हो कि हमारे प्रोसेस में सिर्फ कॉमन कॉस्ट वेरिएशन है, स्पेशल कॉस्ट नहीं है। उसको बताने के लिए आपको कंट्रोल चार्ट का यूज़ करना होगा। जैसे कि कंट्रोल चार्ट में 8 रूल्स आपने देखे होंगे कि 6 पॉइंट कंटिन्यू increasing, 6 point continuously decreasing, 14 points are continuously in the mean डायरेक्शन ऑफ अप एंड डाउन। सो वो सब जो चीज़ें हैं, वो जो 8 रूल्स हैं उनको एलिमिनेट
करना है यूजिंग कंट्रोल चार्ट्स। अगर आपके कंट्रोल चार्ट में वो 8 रूल अप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आपका प्रोसेस कंट्रोल है। क्लियर हुआ? बड़ा इजी है। प्रोसेस कंट्रोल मीन्स आपके प्रोसेस में सिर्फ कॉमन कॉस्ट प्रेजेंट है, स्पेशल कॉस्ट ऑफ वेरिएशन नहीं है। वो कैसे दिखेगा? वो आपको कंट्रोल चार्ट से दिखेगा। कंट्रोल चार्ट्स आपको इम्प्लीमेंट करना है। सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है एसपीसी करने के लिए? वी हैव टू डिटरमाइन वेदर आवर प्रोसेस इज कंट्रोल और नॉट कंट्रोल, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज वंस वी हैव identify that our process is control, then and then only we have to identify the process capability, that is CP, CPK और PPPK। जनरली ये चारों चीज कैलकुलेट की जानी चाहिए अच्छी प्रोसेस के लिए। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आप देखोगे दो टाइप्स के डाटा होते हैं, जैसे कि एक डाटा होता है एट्रीब्यूट डाटा, एक होता है वेरिएबल डाटा। एट्रीब्यूट डाटा किसे बोलते हैं? जहाँ पे यस नो, गो नो, ओके, एनजी, जहाँ पे मेजरिंग टर्म्स नहीं आती हैं, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपके फाइनल इंस्पेक्शन में आप जो विजुअल इंस्पेक्शन, जैसे डेंट आपके पार्ट में चेक करनी है, तो डेंट है या नहीं है, वो कितना परसेंटेज डेंट है वो हम नहीं देखते हैं, तो उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट डाटा। वेरिएबल डाटा जहाँ पे आप मेजर करते हो कितना परसेंट ऑफ रिजेक्शन है, तो उसमें आता है वेरिएबल डाटा। दोनों के लिए अलग अलग चार्ट होते हैं। एट्रीब्यूट चार्ट जनरली पी चार्ट, सी चार्ट, यू चार्ट और एनपी चार्ट को यूज़ करते हैं, और वेरिएबल डाटा जो कि मोस्टली इंडस्ट्री में यूज़ होता है एक्स बार आर चार्ट। वैसे तो 3 टाइप के चार्ट होते हैं, एक होता है एक्स बार आर चार्ट, एक होता है एक्स बार आई एम आर चार्ट और एक होता है एक्स बार एस चार्ट। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि इंडिविजुअल चार्ट जो कि आई एम आर चार्ट होते हैं, वहाँ पे आपका जो डाटा है उसमें सब ग्रुप है वो 1 होगा। एग्जाम्पल्स लाइक आपके टेंसाइल स्ट्रेंथ, वेल्डिंग टेस्टिंग में ये चार्ट का यूज़ किया जाता है। मोस्ट फेमस चार्ट एक्स बार आर चार्ट होता है, जहाँ पे सैम्पलिंग सब ग्रुप साइज आपका 2 से 9 होगा, और अगर आपका सब ग्रुप साइज 9 से ज़्यादा है या 10 से ज़्यादा है तो आप एक्स बार एस चार्ट यूज़ करेंगे। ये एक ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया कि जो डाटा है आपका, अगर एट्रीब्यूट है तो यू चार्ट आएगा, सी चार्ट आएगा, पी चार्ट आएगा और एनपी चार्ट आएगा। जनरली इन एट्रीब्यूट चार्ट का इंडस्ट्री में यूज़ आपको नहीं मिलेगा। कोई भी कंपनी आप नहीं देखोगे कि ये चार्ट्स का यूज़ नहीं किया गया है। ये चार्ट्स का यूज़ बहुत ही रेयरली, बहुत ही ये कह सकता हूँ कि लेस देन 1% कंपनीज में यूज़ किया जाता है। इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है, बिकॉज यहाँ पे डिफेक्ट बनने के बाद एनालिसिस कर रहे हो आप। इन चार्ट को यूज़ करना भी नहीं चाहिए एज पर माई रिकमेंडेशन। मेन चार्ट जो होते हैं एक्स बार आर चार्ट का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और अगर आपकी प्रोसेस ऐसी हो जहाँ पे सिंगल कंटिन्यूस लाइन चल रही हो, बैच प्रोडक्शन हो, तो आई प्रिफर कि यू हैव टू यूज़ एक्स बार आई एम आर चार्ट। अगर आपको इन चार्ट्स के ऊपर कुछ भी एक्सेल शीट चाहिए हो, कुछ डिटेल्स में कुछ पूछना हो, तो यू कैन ऑल्सो कमेंट मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। प्लीज़ इन कमेंट यू शेयर मी योर ईमेल आईडी और योर व्हाट्सएप नंबर, आई विल शेयर यू। ये एक कंट्रोल चार्ट का फॉर्मेट आपके सामने दिखाया गया है। कंट्रोल चार्ट का फॉर्मेट आप सबने देखा होगा, काफ़ी समय से हम लोग इंडस्ट्री में चेक कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इसमें आप देखोगे कंट्रोल चार्ट में 4 होते हैं, एक यूएसएल होता है, एक एलएसएल होता है, और बीच में कंट्रोल लिमिट्स होती हैं, और एक सेंटर लाइन होती है। और ये कंट्रोल चार्ट को जो भी हमारे प्रोसेस पैरामीटर आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको ड्रॉ करते हो। ये हर इंडस्ट्री में इसको फॉलो किया जाता है। जो मेजर जो गैप होता है आजकल इंडस्ट्री में वो यहाँ पे मिलता है। ये नीचे जो आप देखोगे इवेंट लॉग दिया गया है। इवेंट लॉग मतलब कि इवेंट लॉग में आपको लिखना है क्या क्या चेंजेस हुए हैं। देखिए, कभी भी प्रोसेस कंट्रोल में सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है इवेंट लॉग। जब आप कंट्रोल चार्ट को प्लॉट करोगे तो कुछ ना कुछ फोरम में चेंजेस होगा। एग्जांपल लाइक आपका मटेरियल चेंज हो सकता है, आपका मशीन चेंज हो सकती है, आपका टूल चेंज हो सकता है। उनका रिकॉर्ड भी आपको कंट्रोल चार्ट के नीचे लगाना है। ये क्या फ़ायदा देगा, ये क्या बेनिफिट देगा आपको ये बेनिफिट ये देगा कि इससे आप एनालिसिस कर सकोगे। अगर मान लीजिए स्पेशल कॉस्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है,
अगर मान लीजिए अचानक ये वैल्यू यहाँ चली जाती है ऊपर, सो इससे क्या होगा, इससे आपको एनालिसिस करने में हेल्प मिलेगी कि ये चेंजेस हुआ था जिसकी वजह से ये सडन चेंजेस हुआ है। सो इवेंट लॉग बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ एज एन इम्प्रूवमेंट, एज अ काइजन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आप अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। एक्स बार आर चार्ट आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, उसमें सीपी की वैल्यू निकाली जाती है। लेकिन इसमें जब आप बना रहे हो, आपको ध्यान रखना है कि जो इंस्ट्रूमेंट का आप कर रहे हो एटलीस्ट उससे पहले इंस्ट्रूमेंट और जो इसको रीडिंग को ले रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं, उनका सबसे पहले गेज आर एंड आर स्टडी होना चाहिए। इसलिए एवरेज एसपीसी चार्ट में आपको गेज आर एंड आर का एडिशन कर सकते हो आप एज एन इम्प्रूवमेंट। गेज आर एंड आर एम से हमेशा पहले किया जाता है एसपीसी से, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, जैसे कि पी चार्ट के क्या फॉर्मूले हैं, एनपी चार्ट के क्या फॉर्मूले हैं, सी चार्ट के क्या फॉर्मूले हैं और यू चार्ट के क्या फॉर्मूलेस हैं। सो इन चार्ट को बेहतर है कि आप अगर अपने यहाँ अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ मत कीजिए, इनके बारे में भी आपको लर्न करके कुछ बेनिफिट नहीं होगा। देखिए बेनिफिट क्या कब होता है, बेनिफिट तभी होता है जब हम रियल में उस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। अगर हम रियल में इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं तो फिर वो चार्ट को अननेसेसरी पढ़ के कोई उससे बेनिफिट नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा फोकस नहीं किया है यहाँ पे। एक एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपका पार्ट आपके पास एक कैपेबिलिटी मशीन करनी है, उसमें आपने फाउंड किया कि 5 पीस ईच वर गिविंग इन द फॉलोइंग डायमेंशन फॉर 6 डे, जहाँ पे आपका बोर डायमीटर है जिसकी स्पेसिफिकेशन 26.2 प्लस माइनस 0.02 है। सो टोटल टॉलरेंस आपकी कितनी होगी, 0.02 को प्लस माइनस करेंगे तो 0.04 हो गई। अब ऐसे ही आपको ना 6 दिन रीडिंग लिखनी है 5 पार्ट की। 6 दिन रीडिंग लिख के सबका मीन निकालना है और सबका रेंज निकालना है। मीन जैसे कि हमने बात की थी, सबको टोटल कर देंगे, डिवाइड बाय 5 कर देंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे 5 रीडिंग्स हैं। सो डिवाइड बाय 5 और टोटल इसको कर देंगे, मीन वैल्यू आ जाएगी। रेंज मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसमें कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है, उसको माइनस कर देंगे। एक्स डबल बार हमारा इस जो मीन वैल्यू आई इन सबको का अगेन हम एवरेज निकालेंगे, वो हमारा एक्स डबल बार हो जाएगा। और आर बार हमारा ये जो रेंज आई है इसका मीन निकाल देंगे तो हमारा रेंज बार आ जाएगा। इससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आर बार अपॉन D2 होता है, उससे निकालेंगे। सो 6 सिग्मा कैलकुलेट करेंगे यहाँ से हम। 6 सिग्मा क्या होता है, 6 को स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आ गया आपका 0.128। अब हम इस 6 सिग्मा को हमारी टोटल टॉलरेंस से कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, बहुत ही सिंपल है। सिंस टॉलरेंस इज लेस देन प्रोसेस कैपेबिलिटी और 6 सिग्मा, सो डिफेक्टिव पार्ट विल ऑलवेज बी देयर, सो द प्रोसेस इज नॉट इन द कंट्रोल। बिकॉज आप देख रहे हो टॉलरेंस आपकी सीपी के या 6 सिग्मा से, जो हमने 6 सिग्मा से कैलकुलेट की है टॉलरेंस, टोटल टॉलरेंस अब वो आपकी यहाँ पे कम है। टोटल टॉलरेंस आपकी 0.04 है और 6 सिग्मा आपका आ रहा है 0.128। सो यहाँ पे आपकी प्रोसेस कभी भी कंट्रोल में नहीं रहेगी, क्योंकि आपका जो 6 सिग्मा यहाँ पे ग्राफ में देखिए, टोटल टॉलरेंस आपकी 0.02 पे, मतलब आपका डाटा इसी के अंदर आना चाहिए, लेकिन आपका 6 सिग्मा आ रहा है 0.128। मतलब कि यहाँ पे कुछ पार्ट हैं वो आपके NG ही बनेंगे। जैसे कि मैं आपको ये एरिया बता देता हूँ, यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे आपका NG नॉट ओके पार्ट ही बनेंगे। सो इसका मतलब या तो हमें प्रोसेस के पैरामीटर को चेंज करना होगा या तो हमें इम्प्रूवमेंट्स करने होंगे। सो 6 सिग्मा या स्टैंडर्ड डेविएशन से आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपने प्रोसेस को पता कर पाएंगे कि ये ओके है या NG है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग क्या रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग ये रहेगा कि आप अपने मीन से कितने दूर जा रहे हो, मीन से आपकी वैल्यूज़ कितने दूर जा रही है, वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। चलते हैं आगे। ये स्टैंडर्ड चार्ट आपने देखा होगा, स्टैंडर्ड चार्ट जहाँ पे आपको
यहाँ पे फॉर्मूले दिए गए हैं, जैसे कि अगर आप यूसीएल की वैल्यू निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स डबल बार प्लस ए टू आर बार, और एलसीएल निकालनी है तो यहाँ पे माइनस का एडिशन आ जाएगा। यहाँ पे ए कांस्टेंट, ए की वैल्यू आपको यहाँ से लेनी है इस चार्ट से। ऐसे ही आर बार में आर चार्ट के लिए यूसीएल का फॉर्मूला होता है आर बार डी फोर, एलसीएल का फॉर्मूला आ जाएगा आर बार डी थ्री। यहाँ पे D4 D3 कांस्टेंट वैल्यू है। जनरली हम 5 का एक्स बार आर चार्ट में 5 का सैंपल साइज लेते हैं, तो आप देखोगे 5 के सैंपल साइज में D3 जीरो आता है। सो जनरली एक्स बार आर चार्ट में आर एलसीएल आर चार्ट का जो होता है वो जीरो ही आता है। ये कुछ फॉर्मूलेस हैं, आप देखोगे सीपी का फॉर्मूला होता है यूसीएल माइनस एलएसएल डिवाइड बाय 6 सिग्मा, और सीपीके का फॉर्मूला होता है CPL और CPU। दो फॉर्मूले होते हैं जिसमें कि आपको जो मिनिमम वैल्यू बताता है उस फॉर्मूले को आपको सेलेक्ट करके आगे लेके चलना होता है प्रोसेस के इम्प्रूवमेंट के लिए। आप देखोगे CP के और PPP के दोनों के फॉर्मूले लगभग सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ आपके स्टैंडर्ड डेविएशन का आता है। बाकी आप को अपने प्रोसेस में दोनों को कैलकुलेट करना चाहिए। अगर आप मेरे से पूछोगे कि कौन सा बेहतर है, कौन सा बेटर है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा PPP के ऑलवेज ज़्यादा बेटर रहता है। जनरली इसको काफ़ी लोग इंडस्ट्री में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बोलते हैं। सो ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि इसको आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोलें, बट उसको मोटा मोटा हम इस तरीके से देख सकते हैं कि PPP के आप NPD टाइम में आप यूज़ कीजिए। जब आपका PPAP हो रहा है, जब आपका न्यू प्रोडक्ट की कैपेबिलिटी निकालनी है, वहाँ पे PPP के निकालिए जहाँ पे मिनिमम 100 पार्ट्स आपके होने चाहिए, जो कि कंजगेटिव पार्ट होने चाहिए। यहाँ पे कंजगेटिव मतलब आपके, मान लीजिए आपने 100 पार्ट्स बनाए, सो सारे पार्ट्स को लेना है। सारे पार्ट्स को क्यों लेना है? क्योंकि आपको स्पेशल कॉस्ट पता नहीं है अपने प्रोसेस में। जब आपको स्पेशल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है तो सभी पार्ट्स को लेना होगा। आपको सबसे पहले PPP के निकाल के कंट्रोल चार्ट इंप्लीमेंट करने हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। स्पेशल कॉस्ट को रिमूव करना है। कंट्रोल चार्ट्स में सिर्फ कॉमन कॉस्ट होने चाहिए। उसके बाद CPCP के निकालिए। अब CPCP के निकालने का भी अलग तरीका होता है, डिपेंड ऑन द प्रोसेस। अगर आपकी रिजेक्शंस ज़्यादा हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर आपकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोसेस कंट्रोल अच्छा है तो आप उसको चेंज कर सकते हो, 1 घंटे से 2 घंटे 3 घंटे, आप डिपेंड ऑन दी प्रोसेस कंट्रोल आप उसको चेंज कर सकते हो। ये होता है मोटा मोटा डिफरेंस। एक मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे बताता हूँ। एक होता है SPC में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे किया जाता है। सो मान लीजिए हमारे यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ हैं, जैसे कि सैम्पल्स में वैल्यू आ रही हमारी 10, 8, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5। अब आपको यहाँ पे मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए आपको सिंपल सा एवरेज का फॉर्मूला से निकाल सकते हो, जिसके एवरेज आ रहा है 8.55। अब आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सो आपको लिखना है इक्वल्स टू STD स्टैंडर्ड डेविएशन, और आपको ये वैल्यूज़ को सेलेक्ट करना है और इसको एंटर कर देना है। आप देखेंगे वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 2.35। मतलब कि अगर ये स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो से जितनी ज़्यादा दूर होगा उतना ज़्यादा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ख़राब होगा, मतलब प्रोसेस वेरिएशन ज़्यादा होंगे। जितना कि स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा या जीरो के पास होगा उतना आपका प्रोसेस अच्छा होगा, उतना प्रोसेस में वेरिएशन कम होंगे। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं इन वैल्यूज़ को ना 10 कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, मैनिपुलेट करता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा इंडस्ट्री में कस्टमर के लिए काफ़ी लोग चेंज कर देते हैं, ऐसे ही मैं इनको चेंज करता हूँ। तो मैंने सभी वैल्यूज़ को चेंज करके 10 कर दिया, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब वेरिएशन क्या है, बहुत कम है, आपका प्रोसेस कंट्रोल है। तो एक छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पे। ये चलते हैं आगे की ओर। सो अगर आपको पता करना है कि आपका चार्ट जो SPC में कंट्रोल चार्ट आपने बनाया है वो नॉर्मल कैटेगरी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, सो आपको उसके लिए
एसपीसी में पी चार्ट की कैलकुलेशन की जाती है। ये थोड़ा टफ है, इसको अभी आप ज़्यादा मत डिटेल में जाइए। ये अगर आपको इसके लिए डिटेल चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। बट आपको कोई अगर ये पूछता है कि आपको डाटा को देख के कि ये डाटा आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं, उसको कैसे पता करना है, तो यहाँ पे क्लियरली मैंने मेंशन किया है पी वैल्यू से। पी वैल्यू जनरली ए प्रोबेबिलिटी वैल्यू को होती है। पी वैल्यू को कैलकुलेट करा जाता है, और अगर आपकी पी वैल्यू 0.05 से कम है, इसका मतलब डाटा आपका नॉर्मल है। चलिए यहाँ पे वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी कम आपको रिक्वायरमेंट हो, शीट्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट हो, तो प्लीज़ आप कमेंट में अपना मेल आईडी, नंबर और आपकी जो भी क्वेरी उसको भेज सकते हो। अब मैं यहाँ पे किसी को रिक्वेस्ट नहीं करूँगा कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए, बिकॉज ये अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे अपना मीन लगेगा। मैं अब अपने मतलब के लिए निकालूँ, मैं कुछ पैसों के लिए ये सब कर रहा हूँ, तो मेरा जो मेन पर्पस ये नहीं है। मेरा मेन पर्पस है नॉलेज को इंक्रीज़ करना, नॉलेज को शेयर करना। आपने देखा होगा काफ़ी क्वालिटी मैनेजर्स हैं जो कि नॉलेज को शेयर नहीं करते हैं। उनको लगता है कि नॉलेज को छुपा सकते हैं, जबकि नॉलेज को कोई भी नॉलेज कोई सोना पैसा नहीं है, उसको कभी छुपाना नहीं चाहिए, उसको आपको शेयर करना चाहिए। सो क्योंकि एसपीसी एक ऐसा टॉपिक है जो कि 2 से 3 दिन में कंटिन्यू मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ, आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, एक एक चीज़ को डिटेल एक्सप्लेनेशन कर सकता हूँ। कुछ भी आपको क्वेरी लगती है, कुछ भी शीट की रिक्वायरमेंट, प्लीज़ कमेंट में आप लिख लीजिए। कमेंट में प्लीज़ अपना नाम, अपना ईमेल आईडी और अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, मैं आपको आराम से कॉन्टैक्ट करूँगा। धन्यवाद जी यहाँ पे आपका। थैंक यू जी, थैंक यू।